लर्नर्स, क्लिक किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। देखो आज का हमारा टॉपिक है नैतिकता का सिद्धांत। इसे आप नैतिकता का सिद्धांत बोलो, नैतिक विकास का सिद्धांत बोलो, या तो मोरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बोलो, ठीक है, जिसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया अपने सिद्धांत में, उन्होंने कितने स्टेजेस बताए हैं, सब स्टेजेस क्या क्या कहता है, सबको हम लोग इस एक वीडियो में कवर करेंगे। गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। और साथ ही मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, या तो फिर पॉइंट वाइज बताया। इससे क्या होगा ना कि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल भी रेडी हो जाएगा और एग्जाम से पहले आपका क्विक रिविजन होगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बात जब नैतिकता की आती है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि नैतिकता होती क्या है, मोरालिटी होती क्या है, क्योंकि इससे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं नैतिकता के बारे में। देखो, नैतिकता के बारे में क्या है कि ये लैटिन शब्द मोर्स से बना हुआ है। इंग्लिश में मोरल हम लोग कहते हैं ना, तो ये लैटिन शब्द मोर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, परंपरा, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो समाज के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। ठीक है, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है कि समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना। समूह के कोड के अनुसार, यहाँ पे समूह क्या हुआ, सोसाइटी, समाज, यानी हर समाज ने या हर कल्चर ने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, सबके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, और उन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो अगर हमने उसको फॉलो किया तो हम नैतिक कहलाएंगे, नहीं फॉलो किया तो हम बुरे आचरण यानी कि अनैतिक व्यवहार वाले कहलाएंगे। तो इसी को कहा उन्होंने कि समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना नैतिकता कहलाती है। यहाँ से एक नंबर क्लियर हुआ। अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नैतिकता से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जन्म के समय बच्चा क्या होता है, कोरा स्लेट, यानी कि बच्चे को कुछ भी नहीं होता है, उन्हें नैतिक और अनैतिक इन सब के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत, उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ से देखो, ये चीज़ जो है, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होती है, बल्कि यह अर्जित है। ये आपको सीधा सीधी एक क्वेश्चन का आपको नंबर दिला देगा, क्योंकि पूछता है कि जो नैतिकता होती है क्या वो जन्मजात है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये जन्मजात नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को क्या ही पता, जब वो पैदा होता है उसे क्या ही पता मोरल वैल्यूज के बारे में, है ना, इन सब चीज़ों का उनको कोई आइडिया नहीं होता है। ये जैसे 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 वो बड़ा होता है, समाज में लोगों के साथ घुलता मिलता है, समाज को समझना स्टार्ट करता है, तब उसे पता चलता है कि नैतिकता होती क्या है। तो इस तरह से पता चला कि ये अर्जित है, मतलब समाज के अपने नियम के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, यही हमारी नैतिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो, नैतिकता से जुड़े 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और ये जो चारों को मैंने पॉइंट वाइज बताया, जिससे आप लोग के दिमाग में बहुत आसानी से फिट हो जाए, छप जाए। ये सारा का सारा वन लाइनर पॉइंट, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखो। सबसे पहला वर्ड आता है नैतिक आचरण। नैतिक आचरण क्या होता है इंग्लिश में, मोरल बिहेवियर। ये क्या कहता है, जैसा समाज वैसा पालन। मतलब सोसाइटी में क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसको किसी सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया है, बट सेम टाइम कुछ सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट भी किया है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो, लिव इन रिलेशनशिप, ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर के लिए बहुत ही कॉमन बात है, वहाँ के लिए इसको कोई बुरी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर इंडिया में बिना शादी के लड़का लड़की साथ में रहते हैं, यानी लिव इन में रहते हैं, तो तुरंत में हाय तौबा मच जाती है। लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो उसी को कहेंगे नैतिक आचरण, मतलब कुछ समाज ने उसे एक्सेप्ट किया, कुछ समाज ने रिजेक्ट किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिक व्यवहार, यूनिवर्सल मोरल बिहेवियर। देखो, नाम से ही जाहिर कर रहा है कि सार्वभौमिक, यानी कि वैसी आचरण, वैसा बिहेवियर जिसको सबने एक्सेप्ट किया, यानी कि सभी समाज में एक्सेप्टेड है। जैसे आप देखो, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ईमानदारी, सहयोग, सद्भावना, ऐसे भारी भरकम शब्द दुनिया के हर एक कोने में वैलिड होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा सच बोलो, बड़ों की रेस्पेक्ट करो। ये सब कुछ ऐसे नैतिक आचरण है जिसको हर समाज ने अप्रूवल दी, हर समाज में ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को कहेंगे सार्वभौमिक नैतिक व्यवहार, जिन्हें हर समाज ने, हर सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है नैतिक दुविधा। देखो, इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें क्या होता है, बिहेवियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को एक सिचुएशन दी जाती है, ठीक है, और वहां पे पूछा बताओ इन चारों में से बच्चा किस स्टेज में, किस कंफ्यूजन में है।
तो देखो, नैतिक दुविधा का मतलब होता है कंफ्यूजन वाला सिचुएशन, जहां बच्चे हाँ और ना के बीच में फंसे होते हैं। मतलब दोनों उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे क्या करूं, मतलब क्या करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो, सपोज करो कोई लड़की है, वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही है किसी एग्जाम्स के लिए, कंपटीशन के लिए, बहुत दिन रात एक करके वो मेहनत कर रही है, ठीक है। उसका इंटरव्यू का डेट आया, मतलब जॉब लगने पर है, इंटरव्यू का डेट आया। सेम टाइम में उसको पता चलता है कि उसी दिन उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और वो जो लड़का आ रहा है वो बहुत ही वेल सेटल्ड, वेल फैमिली का है और सबको बहुत ही पसंद है। अब वहां पे उसको एक कंफ्यूजन वाला सिचुएशन क्रिएट होता है, उसको एक डायलेमा इसी को कहते हैं, दुविधा में पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक साइड उसका कैरियर है जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की, दूसरे साइड उसका रिश्ता है जो कि बहुत मुश्किल से मिला, हो सकता है आगे चलकर ऐसा रिश्ता ना मिले। तो वहां पे जो सिचुएशन बनता है वो डायलेमा कहलाती है, दुविधा वाली सिचुएशन, क्योंकि इस लड़की के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। विश ऐसी सिचुएशन किसी के साथ नहीं हो, लेकिन अगर आपके साथ आएगी तो क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताना। तो यही कहलाती है नैतिक दुविधा, ठीक है। फिर एक लास्ट आता है नैतिक तर्कना। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नैतिक तर्कना क्या है। इन चार ऑप्शन में इनमें नैतिक तर्कना किसको कहते हैं, मोरल रीजनिंग क्या कहलाती है। यहाँ पे देखो क्या है, सही या गलत में एक को चुनना या सही गलत में चुनने वाली शामिल प्रक्रिया, इसको कहते हैं नैतिक तर्कना। जहां पे आप तर्क के द्वारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उसको कहेंगे नैतिक तर्कना। जहां पे आपको सही और गलत के बारे में पता है और आप तर्क के थ्रू अपनी बातों को रख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो दहेज, डॉरी सिस्टम, लेना और देना दोनों गुनाह है, दोनों पाप है, ना लेना चाहिए ना देने वाले, दोनों इक्वली जिम्मेदार होते हैं। अब सपोज करो कोई लड़का शादी के लिए गया, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको दबाव बना रहे हैं कि तुम्हें डॉरी लेनी है, दहेज लेना है। लड़का जान रहा है कि इस केस में हम जेल की हवा खानी पड़ सकती है, वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, पर फैमिली वाले उस पर प्रेशर बना रहे कि तुम्हें मैंने इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, ये किया वो किया, तो अब तुम्हें डॉरी लेनी ही लेनी है। तो वहां पे लड़का के पास जो किस तरह से अपने फैमिली को समझाएगा, तो ये होता क्या तर्क देगा, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा, देखिए ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस तरह का जब सिचुएशन बनता है जिसमें आपको सही और गलत में किसी एक को चुनना पड़ता है, वही कहलाती है आपकी नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। तो ये था नैतिकता से जुड़े 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसको आपने समझा। अभी हम लोग आते हैं वापस कोहलरबर्ग यानी कि नैतिक विकास के सिद्धांत पर। देखो, इसको डायग्राम या चार्ट के थ्रू समझाया, जिससे क्या होगा ना कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये जो लाइन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया या मोरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग। 1 नंबर, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी पूछता है निवासी कहाँ के, ये भी आप लोगों के सीटेट में या फिर यूपी टेट या कोई भी टेट एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जैसा हमने पढ़ा था, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड। आपके वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले हैं, रूस। और आपके कोहलरबर्ग जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो अमेरिका के रहने वाले, अमेरिका के निवासी हैं। उससे रिलेटेड भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग जाकर उसको चेकआउट करो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखो, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो कोहलबर्ग के जो सिद्धांत है उसके कितने चरण हैं, कितने स्टेजेस हैं। तो देखो कितने स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कितने स्टेजेस हैं, तो 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि कितने सब स्टेजेस हैं, तब आपका जवाब हो जाएगा 6। तब 3 नहीं होगा, 6। वो क्यों? देखो, पहला जो स्टेज है उसके 2 उपचरण हैं, दूसरे स्टेज में उसके भी 2 उपचरण हैं, और जब बात करते हैं तीसरे स्टेज की तो वहां पे भी 2 उपचरण हैं। तो समझ में आया। अगर पूछेगा कि कोहलबर्ग के कितने स्टेजेस है, टोटल कितने चरण हैं, तब तो 3, और कितने उप स्टेजेस है या उपचरण है तब 6। अगर ऑप्शन में आपके 3 है तो 3 लगाओ, अगर 3 के अलावा 6 दिया हुआ है तो वहां पे आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके तीनों स्टेजेस को 1 बाय 1 पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से हम लोग इसको समझेंगे। देखो, सबको 1 लाइनर टाइप से मैंने किया है, पॉइंट वाइज किया, ताकि आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी हो और आप लोग इसका नोट्स बनाकर एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। देखो, सबसे पहले कोहलबर्ग का सबसे पहला स्टेज है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको हम लोग पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं, इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज। देखो,
नाम से ही जाहिर हो रहा है पूर्व परंपरा, यानी परंपरा आने से पहले की अवस्था। समझ रहे हो बात को? मतलब जब बच्चों में परंपरा की बातें नहीं है, उन्हें नैतिक और अनैतिक इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, उससे पहले की अवस्था कहलाती है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। एज देखो, एज पूछता है तो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर का एज कितना है? 4 से 10 साल। मतलब कि जब बच्चे इन्फेंसी पीरियड खत्म होते हैं और बाल्यावस्था से पहले, इन दोनों के बीच में बच्चे को क्या ही मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें तो बस अपनी दुनिया में मगन रहना है। तो उस स्टेज को कहेंगे पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखो इसकी विशेषताएं क्या है? इस उम्र में बच्चे को सही और गलत का पता नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें इन सब के बारे में कोई ध्यान नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। और जो बच्चों की सोच या बच्चों का तर्क दूसरों के मानकों के आधार पर होता है। यहाँ पे दूसरे कौन है? सोसाइटी के अन्य लोग, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, इनके अकॉर्डिंग वो अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो यहाँ से ध्यान में आया पूर्व परंपरागत स्तर, जो कि 4 से 10 साल के बच्चों के लिए होता है। अब हमने जाना था कि जितने भी स्तर हैं उनके 2 सब स्टेजेस होते हैं, उपचरण होते हैं, है ना। तो चलो इसके दोनों उपचरण को देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत में सबसे पहला आता है दंड और आज्ञा पालन, इंग्लिश में पनिशमेंट एंड ओबेडियंस। ये क्या है कि बच्चे जो है दंड से बचने के लिए यानी कि सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब उन्हें क्या होता है, दंड से डर लगता है। उन्हें पता होता है कि अगर मैंने ये गलती की तो मुझे सजा मिलेगी। तो नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, और साथ ही साथ वो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे रिवार्ड होता है, पुरस्कार या इनाम पाने के लिए। समझ में आ रहा है? और इसका दूसरा पॉइंट है सापेक्ष अभिमुखता, रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ये क्या है? देखो इसको कहते हैं अहंकार की अवस्था। ये भी एकदम सीधा सीधा पूछा जाता है कि अहंकार की अवस्था कौन से कोलबर्ग के कौन से विकास में आता है, कौन से स्टेज में आता है? तो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर में आता है। ठीक है, देखो सापेक्ष अभिमुखता में आता है अहंकार की अवस्था। ये अहंकार वो वाला ईगो वाली बात नहीं है, अहम वाली बात नहीं है। यहाँ पे अहंकार का मतलब हुआ जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बच्चों में मोरल डेवलपमेंट तो होता नहीं है, उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो वैसी चीज़ों का ही करते, उन्हें जैसा मिलेगा वो वैसा बिहेव करेंगे। समझ में आया? जैसे कि उन्हें कुछ सामान लाने बोलो तो वो क्या बोलेंगे कि आप 10 रुपये दो तब हम सामान लाएंगे आपका। या फिर मजाक मजाक में बोलते हैं ना कि 5 रुपये तो मैं GST काट के ही लूँगा, या चॉकलेट लूँगा तभी आपका ये काम करूँगा, ऐसी वाली बात होती है। या फिर क्या होता है, खेल खेल में किसी एक बच्चे ने दूसरे की पेन को तोड़ दिया तो वो गुस्से में उसकी भी पेंसिल तोड़ता है, कहता है तुमने पेन तोड़ा मैं पेंसिल तोड़ूंगा। या जब लड़कियों में लड़ाई होती है तो छोटी छोटी बच्चियों में तो क्या होता है, एक अगर किसी ने बाल नोचा वो भी उसका पलट के बाल नोचती है, क्योंकि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं होता है। वो लोग टिट फॉर टैट का रूल फॉलो करते हैं। समझे? तो ये वाला भी बहुत आराम से क्वेश्चन आता है, सापेक्ष अभिमुखता या दंड और आज्ञा पालन। ये दोनों स्टेज आपका पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर में होता है, जिसका एज होता है 4 से 10 साल। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, इंग्लिश में कन्वेंशनल स्टेज। देखो यहाँ पर क्या होता है, परंपरागत मतलब बच्चों में अब धीरे धीरे नैतिकता आने लगती है। इसका एज ग्रुप क्या है? 10 से 13 साल। मतलब कि 10 से 13 साल के बच्चे, इनमें क्या होता है, नैतिकता का विकास, मोरल डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। इसको देखो, नैतिक विकास का प्रारंभिक या स्टार्टिंग चरण है। मतलब बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ वो क्या है, समाज की बातों को मानते हैं, यानी कि सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके भी 2 सब स्टेजेस हैं। पहला क्या है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इट मीन्स गुड बॉय और गुड गर्ल। तो जो लड़के और लड़कियां होती हैं, यानी बच्चे और बच्चियां होती हैं, वो अच्छा बच्चा या अच्छी बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। मतलब उनका क्या होता है, समाज के अकॉर्डिंग वैलिड कार्य करते हैं। मतलब वैसे काम करेंगे जो समाज में वैलिड है, समाज ने उसको अप्रिसिएशन किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और वो कोई भी काम करेंगे तो प्रशंसा के लिए, अपनी तारीफ के लिए करेंगे। उनसे हम लोग कोई भी काम करने बोलेंगे कि बाबू ये काम कर दो वो काम कर दो, वो फटाफट काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या होगा, इसमें तारीफ मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये हो गया आपका गुड बॉय और गुड गर्ल। दूसरा स्टेज क्या है,
कानून एवं व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहा लॉ एंड ऑर्डर। कानून एवं व्यवस्था कैसे है इसको देखो, ये आता है आपका अधिकार संरक्षण। इसका दूसरा अर्थ है कानून एवं व्यवस्था को अधिकार संरक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि बच्चे को एकदम पता है कि जो मतलब रूल्स बने हुए समाज में, जो अच्छे हैं बस उन्हीं काम को करेगा, जो बुरे हैं उनको नहीं करेगा। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो। जैसे उन्हें पता है कि चोरी करने पर जेल हो सकती है, इसलिए चोरी नहीं करेगा। या फिर देखो स्कूल में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इस एज ग्रुप में 10 से 13 साल के होते हैं, उन्हें एग्जाम में चोरी करने में डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर मैंने चोरी करते हुए पकड़ा गई या पकड़ी गई तो क्या होगा, टीचर से डांट पड़ेगी। शाम में होता है ना कि आपको अंधेरा होने से पहले घर आ जाना है और होमवर्क करना है, तो बच्चे कहीं पे भी गिरते पड़ते घर आते हैं और अपना होमवर्क करते हैं। उन्हें डर है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पेरेंट्स से, उनके माता पिता जो भी है उनसे हमको डांट पड़ेगी। तो ये क्या होता है, रूल्स को बहुत ज़्यादा वो लोग फॉलो करते हैं, मतलब नियम और व्यवस्था के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हें बोला जाएगा कि बाबू स्कूल से आज कोई डस्टर चुरा कर लाना या फिर कोई किसी की बुक चुरा कर लाना, पेन चुरा कर लाना, वो कभी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से डर लगता है और साथ ही साथ कानून एवं व्यवस्था को फॉलो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये था आपके परंपरागत नैतिक। कोलबर्ग का तीसरा स्टेज है उत्तर परंपरागत या उत्तर नैतिक स्तर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। देखो यहाँ पे नाम से ही जाहिर हो रहा है उत्तर परंपरागत, यानी अब बच्चों में परंपरा, रीति रिवाज या रूल्स एंड रेगुलेशन कूट कूट कर भर चुके होते हैं, इनका मोरल डेवलपमेंट हो चुका होता है। इसका एज ग्रुप देखो 13 वर्ष से ऊपर, यानी 13 वर्ष से ऊपर यानी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, हम लोग जो भी स्टेज में है तो सब क्या है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या फर्क है इसको समझो। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो डिसीजन खुद के थ्रू लेते हैं, ना कि समाज। मतलब कि देखो समाज ने जो रूल्स बना दिए हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा बात होता है क्या कि अगर कोई रूल्स हमारे नुकसान के लिए या उससे हमारा नुकसान हो रहा है तो उसको चेंज कर दो, बदल दो, उससे हमारी हानि नहीं होनी चाहिए। ये कहलाता है 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों की सोच होती है, यानी उत्तर परंपरागत स्तर में बच्चे सोचते हैं। इसके भी 2 सब स्टेजेस है, दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखो पहला है सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मतलब यहाँ इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं कि नियम अगर सही नहीं है या नुकसान हो रहा है तो उस नियम को तोड़ दो, ठीक है। अभी हमने जाना मतलब कि वैसे रूल्स, समाज ने जो भी अच्छे बुरे जो भी रूल्स बनाए हुए हैं, अगर आप उससे आपका नुकसान हो रहा है तो उसको तोड़ने में ये नहीं झिझकते हैं। जैसे इनका एग्जांपल देखो, जान बचाने के लिए दवा की चोरी करना सही है। सपोज करो किसी की इमरजेंसी है, मेडिसिन की ज़रूरत है और मेडिकल स्टोर बंद है, तो अर्जेंट में दवा लेनी है तो क्या कर सकते हैं, वो शटर तोड़ के, मतलब इस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर बंद है तो ताला तोड़ के भी दवा निकाल लेंगे। और क्योंकि वहाँ पे लोगों की, मतलब इस एज में बच्चों की पहली प्राथमिकता होती है जान बचाना। तो समाज में चोरी करना तो पाप है ना, लेकिन क्या होता है बच्चे चोरी करना सही समझते हैं। अगर किसी की जान बचानी है तो सही कार्य के लिए वो समाज के नियम को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। या एक नॉर्मल एग्जांपल लो, इसमें क्या हुआ, जैसे कि आप सपोज करो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है, बदतमीजी हो रही है, तो वहां पर आप ये मत देखो कि पुलिस आएगी तो वो कुछ करेगी। 4 जड़ दो, 4 तमाचे वहीं पे जड़ दो, और लड़की को भी इनकरेज करो, बहन तुम 10 जड़ो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। तो ये क्या होता है, इस स्टेज की विशेषता होती है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर होता है बच्चों में। मतलब अगर कोई नियम बना हुआ है, मारना सही नहीं है, लेकिन अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है तो उस नियम को हम तोड़ सकते हैं, ये कहना है इस उम्र के बच्चों का। दूसरा है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब ही हुआ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, वैसी चीजें जो सबके द्वारा मान्य है। मतलब इसमें क्या होता है, अंतःकरण की आवाज आती है। अंतःकरण मतलब मन की आवाज होती है, दिल की आवाज होती है। जैसे देखो इसमें बच्चे क्या करते हैं, आंतरिक आदर्श इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि दूसरों का रिएक्शन।
मतलब यहाँ पे बच्चे दूसरों के फायदे के लिए, यहाँ पे जो समाज में जो लोग होते हैं दूसरों को फायदे के लिए काम करते हैं, वो अपने आप के बारे में नहीं सोचते हैं। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे भगत सिंह, इन्होंने क्या किया, इन्हें पता था कि मुझे फांसी हो सकती है, लेकिन उन्हें ये भी पता था, सेम टाइम ये भी जानते थे कि मेरे इस काम से देश आज़ाद होगा, भारत को आज़ादी मिल जाएगी। तो वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, है ना। तो यहाँ पे क्या, उनके दिल की आवाज़, उन्होंने अपने मन की आवाज़ को सुना, अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपके समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको देखकर लग रहा है कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह के बंधन को तोड़ना सही कहलाता है। जैसे अभी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या चल रहा है, इंटरकास्ट मैरिज, है ना। बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, समझ में आता होगा आप लोगों को। तो अगर ऐसे कोई बंधन है तो आज की जो पढ़ी लिखी युवा है इसको तोड़ने में बिल्कुल नहीं झिझकती है, इस चीज़ को वो बिल्कुल भी मायने नहीं देती है। तो हमने कोलबर्ग के सिद्धांत के 3 स्टेजेस देखे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, है ना। पूर्व परंपरागत 4 से 10 साल के लिए, परंपरागत 10 से 13 साल के लिए और उत्तर परंपरागत 13 वर्ष से ऊपर। पूर्व परंपरागत के 2 सब स्टेजेस हैं, दंड और आज्ञा पालन, और दूसरा है सापेक्ष अभिमुखता। परंपरागत के 2 स्टेजेस हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून और व्यवस्था। उत्तर परंपरागत के भी 2 स्टेज हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक। तो इस तरह से उनके कोलबर्ग के 3 स्टेजेस हैं, लेकिन 6 सब स्टेजेस हैं। ये याद हो गया। अभी देखो, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं हुआ तो एक सिचुएशन के थ्रू पूरे के पूरे कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कोलबर्ग ने भी सेम यही किया था। उन्होंने बच्चों के सामने कुछ कहानी बनाकर कुछ सिचुएशन रखा और बच्चे को कहा कि आप इस पे क्या सोचते, अपना रिएक्शन दो, और उसी रिएक्शन को रिकॉर्ड कर कर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसका नाम उन्होंने दिया नैतिकता का सिद्धांत। तो देखो, सपोज करो किसी बच्चे की माँ बीमार है, उन्हें इमरजेंसी में मेडिसिन की ज़रूरत है, पर पता चलता है शहर की सारी दुकानें बंद है, सारे मेडिकल स्टोर वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन अर्जेंट में वो दवा चाहिए ही चाहिए, और वो मिलता है दूसरे शहर में, वहाँ किसी फ्रेंड की सपोज करो मेडिकल स्टोर है और वहाँ वो दवा मिल जाएगी, लेकिन फ्रेंड यहाँ नहीं है। अब क्या करेंगे, तो उस स्टेज में कौन से मतलब बच्चे क्या सोचेंगे, जैसे हम लोग इस स्टेज में आकर क्या सोचेंगे, ताला तोड़कर दवा निकालना सही है, हम लोग यही सोचेंगे ना कि अगर किसी की जान बचानी हो तो हम ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन हर स्टेज के बच्चे को दी जाए तो कोलबर्ग के अनुसार कौन से बच्चे की क्या सोच होगी, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपके स्तर बताए गए हैं, उनका क्या उत्तर होगा और किस तरह से वो इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, यानी कि क्या जस्टिफिकेशन देंगे, तीनों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर का पहला क्या था, दंड और आज्ञा पालन था ना। तो यहाँ पे बच्चे कहेंगे, उनका जवाब होगा नहीं, ताला नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस दंड देगी। उनका था ना, उन्हें नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, तो उनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पुलिस हमें सजा देगी, पुलिस के द्वारा हमें दंड मिलेगा। दूसरा है सापेक्ष अभिमुखता। तो यहाँ पे बच्चे कहेंगे कि नहीं, सॉरी, उनका जवाब होगा हाँ, ताला तोड़ देना चाहिए, क्योंकि माँ का जीवन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो बस टिट फॉर टैट वाली रूल को फॉलो करते हैं, जैसे को तैसा। जीवन, माँ इंपॉर्टेंट है, माँ का जीवन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ताला को तोड़ देना चाहिए। अभी देखो परंपरागत, इसमें क्या होता है, 2 सब स्टेजेस हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून एवं व्यवस्था, है ना। तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की क्या बोलेगी कि नहीं, बिल्कुल ताला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि गलत व्यक्ति ऐसा करते हैं, क्योंकि वो समाज में क्या होता है, उनका मॉरलिटी अभी डेवलप हो रहा होता है, तो ये इस स्टेज में रहते हैं। इनका सीधा सा जवाब होगा कि नहीं, गलत व्यक्ति ऐसा करते हैं, इसलिए ताला नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा है कानून एवं व्यवस्था। इस स्टेज में भी बच्चे का जवाब होगा नहीं, ताला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये समाज के विरुद्ध है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। भले हानि होगी, लेकिन उस हानि को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, उत्तर परंपरागत स्टेज। यहाँ देखो, इसमें भी 2 सब स्टेजेस हैं, सामाजिक अनुबंध और सार्वभौमिक। तो जो सामाजिक अनुबंध, इसमें इसकी क्या विशेषता थी कि समाज के नियम को आप बदल सकते हो अगर वो नियम हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बहुत ही इजी वे में इसको समझ में आ जाएगा। सामाजिक अनुबंध के बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ, ताला तोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियम हमारे लिए है,
हम नियम के लिए नहीं, और नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी सिचुएशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सार्वभौमिक, इसमें भी बच्चे बोलेंगे हाँ ताला को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसा ओकेज़न आता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो ताला को तोड़ दो। समझ में आया? तो ये था कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसको प्लीज़ आप लोग पॉइंट वाइज इसी तरह से नोट बना लो, लास्ट मिनट पे एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को विजिट करो, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोडेड हैं, सबको चेक करो। आपके लास्ट मिनट में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्लीज़ सीटेट को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से इसके बाद इसको हम लोग सब मिलकर क्रैक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपके जैसे भी फीडबैक हो, अच्छे हो बुरे हो, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब कुछ कमेंट में ज़रूर बताओ। सब्सक्राइब करो और टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।